भारतीय संविधान। शा- शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य से। निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है? तो वह है यूके का। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये बनाई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजनीति समानता पाई जाती है, तो पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? तो कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म न हो। भारतीय संविधान केवल भारत के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देख सकते हैं प्रिम्बल यानी प्रस्तावना में। भारत की भारत की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को लागू होने से के समय क्या थी? तो ये थी एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत की संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा जिसका समावेशन संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है? तो नहीं बताना है, तो ये नहीं किया गया सी और डी का, यानी गरिमा और निष्ठा। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो ये कहा गया सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो ये नहीं था समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया संघीय। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो किया जा चुका है केवल एक बार। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है? तो ये नहीं है वयस्क मताधिकार का। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो ये होते हैं उद्देशिका में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है संविधान में कहीं भी इसका यूज़ है ही नहीं। संविधान में सम्मिश्रित संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में किस प्रकार किया गया है? इसमें लिखा है
राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया। उसमें शक्तियों के विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो ये है सरकार का संघीय स्वरूप की। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है 7। समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो ये करते हैं आर्थिक क्षेत्र में। भारतीय संघ राज्य क्षेत्रगत दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये संचालित होता है उपराज्यपाल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ये नहीं है जीवन का अधिकार। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे 1976 में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान अपनाया गया है, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 जनवरी 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार यानी स्वीकार किया गया था। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जनमत संग्रह द्वारा उपक्रमण कराया गया था, तो ये कराया गया था स्विट्जरलैंड में। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, तो ये निहित है संविधान में। यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहाँ की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे सर BN राव। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो ये था 1935 का अधिनियम। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? ये छोड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं स्विट्जरलैंड में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के निजाम के हैदराबाद राज्य में निम्नलिखित किस कार्रवाई द्वारा अधिकार मिल गया था? तो ये था पुलिस कार्रवाई, सॉरी पुलिस नहीं, सैनिक कार्रवाई था। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो यह है भारतीय संविधान का। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो यह है ब्रिटेन।
निम्नलिखित में कौन सा देश है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? तो ये है जापान का। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो ये है हम लोग अर्थात जनता। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, तो यह पृथकता का खतरा। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो यह संघीय प्रणाली में। निम्नलिखित से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान सब माना जाता है? तो ये माना जाता है 42वां 1976 वाला। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूप जो बना रहे थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बना रहे थे। निम्नलिखित में से किसे संसद जननी कहा जाता है? तो संसद जननी कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हो रहे थे 1951 से 52 के बीच में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। दोहरी नागरिकता किसमें किसकी विशेषता है? तो ये संघीय सरकार की। भारत संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के प्रावधानों से संबंधित है? तो यह है भाग 2। भारतीय संघवाद निकट है? तो ये निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो ये ली है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये ली कनाडा से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो माना जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिनमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये नहीं किया जा सकता है संप्रभुता, भूभाग की अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। निम्नलिखित में से USA के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो ये थी उपयुक्त सभी, यानी न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना था। हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ये USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा संविधान है तो वह है भारत का। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो वह जम्मू और कश्मीर। अब आर्टिकल 370 वहाँ से हट चुका है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था जम्मू और कश्मीर पर। ये हट गया 2019 में, अक्टूबर 2019 में इसको हटा दिया गया था। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह
विदेश में 5 वर्ष से अधिक समय पर रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया होगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर सी सही है, यानी सी इज राइट आंसर। इसके अगला सवाल है, स्थानीय सरकारें आधारित हैं, तो ये आधारित है लोकतंत्र का रूप। लिखा स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत मानी जाती थी? तो जाति व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये आवश्यक है उपयुक्त सभी यानी अवसर की समानता होनी चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए वहाँ पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे मौलिक अधिकार, यानी तो ये लिए थे अमेरिका के संविधान थे। नागरिक समानता का आशय है, तो ये आशय है अवसर की समानता से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो ये आर्टिकल है 32 और 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 22 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का वह कौन सा रिट या आदेश कौन सा है जो किसी अधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? तो ये अधिकार परीक्षा रिट। निम्नलिखित में किस याचिका यानी रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो यह अधिकार परीक्षा रिट। निम्नोक्तक समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो यह अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो ये जारी की जा सकती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के कारण। निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ है शारीरिक सशरीर प्रस्तुत करो? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित क्या जारी किया जा सकता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी एक ही सवाल को विभिन्न तरीकों से पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के में किस प्रकार के रिटों को विशिष्ट व्यवस्था नहीं दी गई है? तो ये सी और डी, यानी व्यादेश और निषेध। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो ये है निजता का अधिकार। ये आता है आर्टिकल 21 में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये शामिल नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं यानी गलत बताना है? तो विधि के अनुसार समान अवसर उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल 15 में, तो यानी ये गलत है, यानी सही राइट आंसर, यानी गलत ही बताना था, ये सही गलत है।
निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकार कौन सा जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन उच्चतम न्यायालय, तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी स्थायी आवास का अधिकार, मौलिक अधिकार बताया है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, तो ये संपत्ति का अधिकार। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, तो ये नहीं रहा है 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि का अधिकार बन गया था, तो यह था संपत्ति का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये विधि का अधिकार हो गया। अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल में दौरान हटाया गया था, तो ये थी मोरारजी देसाई साहब। निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार कौन सा जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय यानी दिल कहा था, तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 22 को कहा था इन्होंने। भारत के संविधान में सांविधिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित किस अनुच्छेद में दिया गया, तो ये दिया गया आर्टिकल नंबर 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, तो ये कहा है आर्टिकल नंबर 32 को, सॉरी 32 है, 22 नहीं 32। कारखानों व खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब उसकी क्या उम्र क्या हो 14 वर्ष से कम हो, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।